अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लारेब नहायत ही गुस्से से अपने कमरे में दाखिल हुई और बेड पर उनके मुंह गिर सी गई। उसे दिलावर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन में दिलावर शाह को खूब गालियां दे रही थी। अभी उसे कमरे में आए 10 मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। वह अनजान बनी यूं ही बिस्तर पर पड़ी रही तो दस्तक देने वाला अब जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगा। कौन है, आ जाएं। लारेब ने साथ लहजे में बेजारी से कहा। हाँ, हम शुक्र है बेगम साहिबा ने कमरे में आने की इजाजत तो दे दी। दलावर ने उसके मूड को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। दलावर की आवाज़ सुनकर वो सटपटाते हुए बेड पर बैठ गई और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। दलावर शाह की मुस्कुराहट देखकर उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसने फौरन से बेशतर जुबान से नश्ता चलाने शुरू कर दिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो घटिया इंसान, मुझे बदनाम करके अब यहाँ क्या लेने आए हो। वो गुस्से से घुराई। लारेब, तुम तो मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी हो। मैं क्यों तुम्हें बदनाम करना चाहूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हें अपना नाम देना चाहता हूँ। सबको बताना चाहता हूँ कि तुम अब लारेब अफंदी नहीं बल्कि लारेब दलावर शाह हो। लारेब दलावर शाह। दलावर ने बहुत ही मान से उसकी नीली कांच सी चमकदार आंखों में झांकते हुए कहा। तभी अचानक लारेब की नज़र उसकी हैजल ग्रीन आंखों की तरफ उठी, जहां खुशियों का एक जहान आबाद नजर आ रहा था। आज वो मुतमिन हो गया था कि कम से कम सलमा बेगम उसके साथ थी। दिलावर शाह, जो तुम्हारे नाम की बिल्कुल की भी जरूरत नहीं है। लारेब ने इतनी हकारत से कहा कि दिलावर के खूबसूरत चेहरे से कुछ देर पहले रक्स करती हुई मुस्कुराहट एकदम ही गायब हो गई और गुस्से से उसका चेहरा सुरख अंगारा बन होने लगा। तुम्हें जरूरत हो या ना हो, तुम मेरी बीवी हो, इसलिए चुपचाप सीधे तरीके से मेरे साथ चलो, वरना मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। वैसे तुम्हें तो इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से हो गया होगा। दिलावर ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए काफी चबा चबा कर कहा। यह तुम्हारी गलतफहमी है दिलावर शाह कि इस बार मैं तुमसे डरकर चुपचाप तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। नो, नेवर, कभी नहीं। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, वो भी अभी और इसी वक्त। लारेब ने निकाह के वक्त को सोचते हुए एकदम तैश में दिलावर शाह की आंखों में आंखें गाड़ते हुए अटल लहजे में बोली। आप ये क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? तभी दरवाजा नाक करते तैमूर अंदर दाखिल हुआ था और लारेब की बात सुनकर घबराते हुए अटक अटक कर बोला। हाँ, मैं पूरे होश में हूँ। मैं किसी भी इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ सिवाय दिलावर शाह के। लारेब ने नहुसत से कहा। तो सुन लो लारेब दिलावर शाह, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ और गुजार कर रहूंगा। दिलावर ने भी लारेब को तेज नजरों से देखते हुए अटल लहजे में कहा। मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं गुजार सकती और तुम पूरी जिंदगी गुजारने की बात कर रहे हो। मुझे अभी के अभी तुमसे तलाक चाहिए घटिया इंसान। लारेब उसकी बात पर गुस्से से चीखते हुए बोली। ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो मैं दे दूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। बोलो, शर्त मानोगी क्या? दलावर ने बहुत सोच समझकर फैसला लेते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुमसे आज़ादी के लिए मैं किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। लारेब ने राय फरार के लिए शर्त सुनने बगैर ही फौरन हामी भर ली। सोच लो। दलावर अपनी नीली कांच सी चमकदार आंखों को उसकी आंखों में गाड़ते हुए बोला। तुम शर्त बताओ, अभी के अभी मानकर तुमसे अलहदा हो जाऊंगी। लड़ैब ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए अपने कंधे पर आए स्ट्रेट कट बालों को पीछे करते हुए कहा। तुम्हें सिर्फ 1 महीना मेरे साथ गुजरना होगा, उसके बाद तलाकनामा तुम्हारे हाथ में होगा। दिलावर शाह ने अचानक ही लड़ैब के सर पर बम फोड़ा था। क्या कहा तुमने? पूरा 1 महीना? मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं गुजार सकती तो महीना कैसे गुजारूंगी? नो, नेवर। और तुम्हारा क्या भरोसा, बाद में पलट जाओ। लारेब ने डरते हुए दिलावर की रोशन होती नीली कांसी चमकदार आंखों में देख कर कहा। फिर मैं भी तुम्हें तलाक नहीं देने वाला। मेरी शर्त मानो और तलाक ले लो, नहीं तो पूरी जिंदगी मेरे नाम के साथ गुजारो। और हाँ, इस बात से बेफिक्र रहो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। एक बार तुम भूल जाओगी कि तुम मेरे साथ किस वजह से रह रही हो। मगर दिलावर शाह की जुबान मतलब पत्थर पर लकीर। दिलावर ने दिलकश मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए बहुत ही इत्मीनान से कहा। मैं भूल जाऊंगी? लगता है तुम पागल हो गए हो। तुमसे आज़ादी के लिए ही मैं तुम्हारे साथ 1 महीना रहने के लिए तैयार हूँ दिलावर शाह, मगर मेरी एक बात याद रखना। 1 महीना तो बहुत दूर है। तुम 10 दिन भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम आज के दिन को पछताओगे कि तुमने शर्त रखी ही क्यों थी। लारेब दिल में उसे खूब सताने का अहद करती चैलेंज देने वाले अंदाज में बोली। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरा मसला है। दिलावर ने बहुत इत्मीनान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट गायब ना की
तो मेरा नाम भी लाडेब अफंदी नहीं। लाडेब ने उसको मुस्कुराता देखकर झल कर कहा और तन फन करती कमरे से निकल गई। 1 महीने के अंदर अंदर तुमने अपना असीर ना बना लिया तो मेरा नाम ही दिलावर शाह नहीं, मिसिस दिलावर शाह। उसके जाने के बाद दिलावर ने मुस्कुराते हुए सोचा, आपी, एक दिन आप बहुत पछताओगी। वो इंसान बहुत खुशकिस्मत होता है जिसके दरवाजे पर सच्ची मोहब्बत दस्तक देती है। कहीं आप अपनी अन्ना के चक्कर में अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ लेना। तैमूर फौरन उसके पीछे आकर उसे धीरे से समझाना चाहा। लाडेब अफंदी पछताने का काम नहीं करती, कहकर वो सलमा बेगम से मिले बगैर ही अपनी नाराजगी का इजहार करती घर से निकल गई। आंटी, आप फिक्र मत करिए, मेरी कुछ गलतियों की बना पर ही लाडेब इस हाल को पहुंची है। नहीं तो आप खुद कहती थी कि आपकी लाडेब बहुत ही हुद्दार और जिम्मेदार बच्ची है। इंशाल्लाह एक दिन वो खुद आपके सामने इजहार मोहब्बत करके रोएगी। दिलावर शाह ने उन्हें गले लगाकर दिलासा दिया और बाहर निकल गया। घर में दाखिल होते ही लाडेब ने नाक चढ़ाते हुए पूरे घर का जायजा लिया। ये घर एक छोटे से हॉल, किचन और बेडरूम पर मुश्तमिल था। हॉल में एक तरफ सोफा पड़ा था तो दूसरी तरफ टीवी लगी हुई थी। बेडरूम में खासा छोटा था जिसमें एक डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल और अटैच बाथरूम था। ओ, तो इसमें रहते हो तुम? अपनी मोहब्बत के कसीदे तो ऐसे पढ़ रहे थे जैसे मेरे लिए कोई महल बनाकर रखा हुआ था। लाडेब को छोटे बड़े घर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस इज्जत से जिंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद थी। मगर दिलावर से जो चैलेंज कर रखा था, इसलिए जानबूझकर उसे तंग करने को नाक चढ़ा कर कहा, महल भी बनवा दूंगा जाना, बस तुम उसमें रहने के लिए दिल से राजी तो हो जाओ। लाडेब की बात पर दिलावर को गुस्सा तो नहीं आया, अलबत्ता उसने लाडेब की कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से लगाते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, घटिया इंसान की घटिया हरकतें। दिलावर को गुस्सा दिलाने के चक्कर में वो खुद ही फंस चुकी थी, इसलिए बुड़बुड़ाते हुए उसे धकेलती हुई फौरन बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद करने लगी। लाडेब दिलावर शाह, शायद आप भूल रही हैं कि ये कमरा मेरा भी है। दिलावर ने जैसे ही उसे दरवाज़ा बंद करते देखा तो बहुत ही तेज़ी से दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल होकर हंसते हुए कहा, कमीना। उसके हंसने पर लाडेब ने दांत पीसते हुए कहा। दिलावर शाह सुनकर भी अनजान बनता हुआ वॉशरूम में घुस गया। जब वो नहा कर निकला तो लाडेब को कमरे में नहीं पाया। अभी वो लाडेब की कारकर्दगी देखने के लिए कमरे से निकलने ही वाला था कि असर की अजान होने लगी। वह लाडेब को छोड़कर नमाज के लिए जाए नमाज बिछाकर 2 रकत शुक्राने की अदा करने लगा। फिर असर की नमाज अदा की। अब लाडेब उसके घर में उसके आस पास आ गई थी तो शुक्राने के तो बनते ही थे। उसने खूब रो रो कर दुआ मांगी थी और फिर कमरे से निकल गया। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा तो लाडेब को देखकर उसकी हंसी छूट गई। वो सोफे पर बैठी अपने घुटनों पर प्लेट रखे तेजी से कुछ खाने में मसरूफ थी। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। क्या है? लाडेब, जो आमलेट और ब्रेड का लुकमा बनाती मुंह तक लेके जा रही थी, उसे अपने साथ पर खड़े देखकर घूरते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि मेरी बीवी अकेले अकेले खा रही है। अब बेचारा शोहर क्या करे? क्या तुम मेरे लिए भी बना दोगी प्लीज? उसने बहुत ही मान से फरमाइश की। ओ हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ, समझे तुम? बस अपनी आज़ादी के लिए इधर हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं बीवियों वाले चोंचले करती बैठूंगी। मुझसे पकाओ और खाओ, आगे से शोहर वाली नहरें मेरे सामने दिखाने की कोशिश भी मत करना। वो खाना छोड़कर फौरन लड़ने बैठ गई। लाडेब ने अपनी शहादत की उंगली दिखाते हुए खूब टेढ़े मेरे मुंह बनाकर कहा और आराम से दोबारा खाने में मसरूफ हो गई। कुछ देर तो दिलावर हैरत से खड़ा उसका मुंह तकते रह गया। उसे तो लगा था कि लाडेब के अंदर इंसानियत तो होगी ही, जिसके नाते वो कह देगी कि इसी में से खा लो या तुम्हारे लिए रखा है वगैरह वगैरह, मगर उसने तो सीधा ठींगा दिखा दिया था। दिलावर को जोरों की भूख लगी थी, इसलिए वो खामोशी से घर से बाहर निकल गया। आया बड़ा, शोहर बनने की कोशिश कर रहा था। बीवी खा रही है और शोहर भूखा है, प्लीज़ मेरे लिए भी बना दो। दिलावर के जाने के बाद वो बिल्कुल उसी के अंदाज में कहती हुई बड़बड़ाई और किचन में प्लेट रख कर बेड में जाकर आराम से सो गई। दिलावर शाह पैलेस में खाना खाकर थोड़ा आराम करके ईशा की नमाज पढ़कर अपने उस घर की तरफ रवाना हो गया जहां उसने लाडेब को रखा था। दिलावर ने जानबूझकर लाडेब को शाह पैलेस में नहीं लेकर गया था क्योंकि अभी लाडेब के अंदाजो अतवार ठीक नहीं थे। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके मुलाजमों के सामने उसकी बेइज्जती हो। उसे सोच लिया था कि जब वो इस रिश्ते को कबूल कर लेगी तभी उसे वहां लेकर जाएगा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो लाडेब उससे कहीं नजर नहीं आई। उसने घबराते हुए उसे आवाज़ लगाई मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उसने एक मरतबा फिर से बेडरूम, किचन और वॉशरूम में देखा मगर वो कहीं नजर ही नहीं आई। वो घर में होती तब नजर आती, वो तो घर में थी ही नहीं। दिलावर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांसें फूलने लगी। आखिर वो कहाँ चली गई? दिल में सोचते हुए वो घबराता हुआ दरवाजे तक पहुंचा। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी।
दिलावर शाह ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला तो सामने मौजूद हस्ती को देखते ही तड़प कर आगे बढ़ा और उसे अपनी मजबूत बाजू में बींच लिया। तुम कहाँ चली गई थी? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। अब आइंदा मुझे बताए बगैर कहीं मत जाना, उसने गंभीर लहजे में कहा। तुम होते कौन हो जिसे पूछकर मैं आऊं जाऊं, और पहले तो दूर रहो मुझसे। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, लाड़ेम ने एकदम हकारत से कहते हुए अपने आप को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और 2 कदम की दूरी पर जा खड़ी हुई। तुम्हारा शोर हूँ, ये बात तुम क्यों बार बार भूल जाती हो? दलावा को उसके अंदाज पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो गुस्से को दबाते हुए जताते हुए बोला, पहली बात, अपने ऊपर जबरदस्ती मुसलत किए गए निकाह को मैं नहीं मानती, और दूसरी बात, इस बात से बेफिक्र रहो कि मैं कहीं भाग जाऊंगी। मैं तुमसे डर कर कहीं नहीं जाने वाली। मुझे तो बस 1 महीना पूरा करना है, फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगी, लाडेब ने उंगली दिखाते हुए कहा और जाने लगी। थोड़ा सा आगे बढ़कर वो रुक गई और एहसान जताने वाले अंदाज में कहा, मैं शॉपिंग करने गई थी, अब तुम्हारी वजह से मैंने घर से कुछ साथ लिया जो नहीं था। इतना कहकर वो रुकी नहीं, फौरन बेडरूम में चली गई। उसकी बात पर दिलावर शाह के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट रेंग गई। उसके अंदाज पर वो पूरी तरह से मुतमिन भी हो गया कि लाडेब 1 महीने से पहले कहीं नहीं जाएगी। वो यूं ही खामोशी से चलता हुआ बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर लाडेब की कार्रवाई देखने लगा। लाडेब ने बेड पर ही शॉपिंग बैग्स रखे हुए थे और साथ ही मसरूफ से अंदाज में उनमें मुंह डाले कुछ ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पूरा बैग बेड पर पलट दिया और एक ड्रेस का इंतखाब करती ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर खुद पर लगाने लगी। दलावर ने उसके खूबसूरत सरापे पर नजर हटाई और किचन में चला गया, मगर हाली किचन उसका मुंह चढ़ा रहा था। जब कोई खाने बनाने वाला नहीं तो मैं भी क्या बेवकूफ़ों की तरह किचन में चला आया, जैसे मुझे जादू से खाना तैयार मिलेगा। दलावर ने अपने माथे पर चपत लगाते हुए खुद कलामी की और बेडरूम में चला गया। लाडेब कमरे में नहीं थी और वॉशरूम से मसलसल पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ओह, तुम मोहतरमा नहा रही हैं, अब मैं भी देखता हूँ ये खाने में क्या वाली है। दलावर दिल में सोचता हुआ बेड पर बैठने के लिए जगह बनाने लगा, जहाँ पर लाडेब के कपड़े और दीगर जरूरत की चीज़ें बिखरी पड़ी थी। जैसे ही दिलावर की नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वो दिल में कुछ सोचने लगा। मम्मा, क्या आप सच में आप ही से नाराज हो? सलमा बेगम सब कामों से फारग होकर अभी हाल में बैठी ही थी कि तैमूर फ्रेश होकर उनके पास बैठता हुआ पूछ बैठा, नहीं बेटा, मैं लाडेब से कभी नाराज नहीं हो सकती। वो मेरी बहुत ही प्यारी, समझदार और खुददार बेटी है। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद किस तरह से उसने हमें संभाला, बस दिलावर शाह की वजह से आजकल थोड़ी बदतमीज हो गई है। सलमा बेगम ने लाडेब के खूबसूरत चेहरे को याद करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, मम्मा, लेकिन आप भी तो हम सबसे नाराज हैं और मुझे नहीं लगता कि वो दिलावर बाई को शोहर की सूरत में कभी कबूल भी करेगी। तैमूर ने उतरे हुए चेहरे के साथ फिक्रमंदी से कहा, मुझे दिलावर उसकी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है, और तुम देखना एक दिन तुम्हारी आपी उसके गुण गाती नजर आएगी। सलमा बेगम ने एकदम यकीन से कहा, अगर आपी उन्हें कबूल कर लें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वैसे भी दिलावर भाई मुझे बहुत अजीज है, मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ। मैं खुदा से दुआ करूँगा कि वो आपी के दिल में दिलावर भाई के लिए मोहब्बत डाल दे। तैमूर ने सच्चे दिल से कहा, इंशाल्लाह बेटा, बस इस वक्त हमें उससे दूर रहना चाहिए। दिलावर से उसकी खैर खबर तो मिलती रहेगी। सलमा बेगम ने सर भरते हुए धीरे से कहा, मम्मा, अब मैं थोड़ा आराम कर लूँ? तैमूर ने इजाज़त चाही। हाँ, क्यों नहीं, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? उन्होंने प्यार से पूछा। ठीक, बस मुझे आपी की फिक्र हो रही थी तो दिल हल्का करने आपके पास चला आया था, तैमूर ने लटके हुए मुंह के साथ कहा और उठकर अपने कमरे में चला गया। या खुदा, मेरी बेटी को सीधी राह दिखा। सलमा बेगम दिल ही दिल में लाडेब के लिए दुआ करने लगी। लाडेब बालों में तौलिया लपेटते वॉशरूम से निकली और आईने के सामने खड़े होकर बाल को झटकारती कैचे लगाकर किचन में चली गई। किचन में जाते ही उसकी चीख बरामद हुई। किचन में बीचों बीच एक डेर था जिससे आग के शोले निकल रहे थे। अचानक कुछ जलते देखकर उसकी चीख निकल गई थी। ये क्या जल रहा है? मुझे क्या? वह बड़बड़ाई और अपने मुंह में हाथ रखती फौरन बेडरूम में आ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बेड पर पड़ी तो मानो उसके कदमों से जमीन ही खिसक गई हो। वह नहायत ही गुस्से से सूरज चेहरा लिए हाल में सोफे पर बैठे तेज आवाज में टीवी देखते दिलावर शाह के सर पर खड़ी चीखने लगी, मेरे कपड़ों को जलाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बोलो, मेरे कपड़े क्यों जलाए? वो शदीद तैश में दिलावर का कॉलर पकड़े चीख रही थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं। दिलावर ने बहुत ही आराम से अपनी कॉलर उसके हाथ से आज़ाद करवाते हुए कहा, व्हाट, तुम्हें पसंद नहीं? इस बात का क्या मतलब हुआ भला?
میرے کپڑے ہیں اور وہ مجھے پسند تھے، اتنا وقت ضائع کر کے اب بھی تو خریدے تھے اور تم نے جلا دیے۔ لاڑیب ہون ہوا شیرنی بنی اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے نوچنے ہی والی تھی کہ دلاور شاہ نے بہت ہی مہارت سے اس کے ہاتھ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کیا کرو گی تم؟ مجھے تمہاری ڈریسنگ بالکل پسند نہیں، اور مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر میں تمہیں ان کپڑوں کو پہننے سے منع کرتا تو تم بالکل نہیں مانتی، بلکہ انہیں پہن کر تم میرا خون جلاتی، اس لیے میں نے انہیں ہی جلا دیا۔ دلاور شاہ نے اپنی نیلی کانسی آنکھوں کو اس کی حضرت گرین آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بہت ہی آرام سے کہا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ لاڑیب نے غصے سے چبا چبا کر فقط اتنا کہا اور پیر پٹھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ دلاور بھی ٹی وی بند کرتا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ اس کی توقع کے عین مطابق لاڑیب کے ہاتھوں میں اس کی شرٹ تھی جسے وہ کینچی سے کترنے ہی والی تھی کہ دلاور تیزی سے آگے بڑھا اور لاڑیب کے ہاتھوں سے دونوں چیزیں چھین لی۔ مجھے معلوم تھا تم کچھ تو گڑبڑ ضرور کرو گی، جتنی شرافت سے تم ہال سے اندر آئی ہو تھی نا، میرے دل نے الارم بجا دیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہوگی۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ میں اپنے دل میں اتارتے ہوئے کہا، تم بہت گندے ہو، ایک تو میرا خون چلاتے ہو، اوپر سے تمہاری یہ سڑی ہوئی مسکراہٹ، دل تو چاہتا ہے کہ تمہیں شوٹ کر دوں۔ لاڑیب نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، خیر تم اب تو دوبارہ ایسے کپڑے نہیں پہنو گی نا میری جان، ورنہ ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ دلاور نے گہری نظروں سے لاڑیب کے سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے محبت سے کہا، جس نے آدھی آستین کی ریڈ ٹاپ اور بلیک جینس پہن رکھی تھی، یہ تمہاری خوش فہمی ہے دلاور شاہ، میں ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی ہوں اور پہنتی رہوں گی۔ لاڑیب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹل لہجے میں کہا، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر لاڑیب نے تل ملا کر رہ گئی، ویسے تم ہو بہت خوبصورت، اور تمہارے یہ گھوڑے گھوڑے بازو بھی کافی خوبصورت ہیں میری جان۔ دلاور نے اس کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھ مار کر کہا، گھٹیا انسان مجھے مت چھو ورنہ۔ اس کے چھونے پر لاڑیب نے تڑپ کر کہا، ورنہ کیا مسز دلاور شاہ؟ دلاور نے مزہ لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اسے اپنے باہوں میں بھی بیچ لیا۔ مجھے چھوڑو ذلیل انسان، جتنا گھٹیا تم ہو اتنے ہی گھٹیا تمہاری نیت بھی ہے۔ اس کے بازو میں لاڑیب نے پھڑپڑاتے ہوئے حقارت سے کہا، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں لاڑیب۔ دلاور نے اس کی بات پر برا مانے بغیر اسے اپنی باہوں کے حصار سے نکالتے ہوئے بہت ہی پیار سے کہا، آپ تم مجھے سمجھاؤ گے گھٹیا انسان؟ لاڑیب جلدی سے اس سے دور ہوتی ہوئی اپنے بازو کو ہاتھوں سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے تیش میں بولی، مسز یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایسے کپڑوں کو پہننے کا کیا فائدہ جس میں تمہارے خود کو چھپانے کی ضرورت پڑے، اور تم نے نیت کا بھی ٹھیک ہی کہا، میں تو تمہارا شوہر ہوں، میرا تم سے حلال رشتہ ہے، پھر بھی تم میری نیت تک پہنچ گئی تو سوچو ذرا، جب غیر مردوں کی نظر تم پر پڑتی ہوگی تو وہ نہ جانے کس نیت سے تمہیں دیکھتے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے مذہب میں عورت کو اچھے اور ڈھیلے ڈالے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ پردے کرنے کا بھی حکم ہے۔ دلاور نے بہت ہی پیار سے لاڑیب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے سمجھانا چاہا، ایک بات اور، تم پر بھی یوں ہی تھوڑی دیوانہ ہو گیا تھا، جب تم ڈانس فلور پر بے پردہ ہو کر ناچ رہی تھی تبھی تو میری نظر تم پر پڑی، اگر میری نظر تم پر نہیں پڑتی تو میں بھی اپنا دل نہیں ہارتا۔ تو تم خود سوچو، اگر تم ایسے کپڑے پہنو گی اور وہ پردہ بھی کرو گی تو غیر مردوں کی نظر تم پر نہیں پڑے گی اور تم گناہوں سے بھی محفوظ رہو گی۔ دلاور نے اب کی بار بہت ہی مدھم لہجے میں کہا، میں تمہاری بات بالکل نہیں مانوں گی اور ایسے ہی کپڑے پہنوں گی بھی۔ لاڑیب کو اس کی بات اچھی لگی تھی، مگر یہاں تو مسئلہ ہی اسے تنگ کرنا تھا، اس لیے وہ ہار نہ مانتے ہوئے اٹل لہجے میں گویا ہوئی اور تھپ تھپ کرتی ہوئی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ یا خدا میری لاڑیب کو صحیح سمجھ دے مولا۔ دلاور نے دل سے دعا کی اور اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا گیا۔ لاڑیب جلدی جلدی شاپنگ کے وقت پارسل لی ہوئی بریانی کو پلیٹ میں نکالنے لگی۔ بیگم صاحبہ، اگر تھوڑی سی بریانی ہمیں بھی مل جاتی تو کیا بات ہوتی؟ دلاور اس کے بازو کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اوہو جناب کو بریانی کھانی ہے، وہ بھی میری لائی ہوئی؟ تم نے میرے سارے کپڑے جلا دیے، اسی کی شاباشی کے لیے جلدی سے تمہیں بریانی دے دوں؟ ہوش میں تو ہو دلاور شاہ، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا سمجھے؟ لاڑیب نے ایک دم چمک کر تیرے میرے منہ بناتے ہوئے کہا، او تو میری ہمت پر مجھے کیا ملنا چاہیے؟ دلاور اس کے انداز پر ہنستے ہوئے بولا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ لاڑیب نے دانت کچکچا کر کہا اور پلیٹ لے کر جانے لگی۔ اسے پہلے کہ وہ جاتی، دلاور نے سرائی سے اس کی نازک کلائی پکڑی اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے سرگوشی کی، تو دیکھو نا میری جان، کب دیکھو گی؟ میں تو بالکل تیار ہوں، مگر تم ہی مجھے دیکھنے کو تیار نہیں۔ صرف ایک بار اپنے غصے کو بھول کر میری آنکھوں میں دیکھ لو، پھر تم اپنا آپ بھول جاؤ گی۔ تمہاری منحوس شکل دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ لاڑیب اس کے انداز و اطوار سے ڈرتی ہوئی اس کی نیلی
कांच सी चमकदार आंखों से नजरें चुराते हुए डर कर कहा और अपना हाथ छुड़ाती हुई वहां से निकलती चली गई। दिलावर शाह हाथ मसलते हुए किचन में खड़ा कुछ पल जले हुए ढेर को देखता रहा, फिर सर्द आ बढ़ता हुआ हाल में चला आया। लाड़ेब टांग पर टांग चढ़ाए ठाठ से सोफे पर बैठी खाने में मसरूफ थी। वैसे मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओगी, बल्कि आते ही आराम से खाना पीना भी शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था कि सोच जतन करके तुम्हें लाना पड़ेगा, फिर तुम नखरे दिखाती हुई भूखी रहोगी और मुझे जबरदस्ती तुम्हें नवाले बनाकर खिलाने पड़ेंगे। मगर यहाँ तो मामला ही उल्ट है। जिसका घर है वो मस्कीन सी सूरत लिए अपनी नदीदी बीवी को खाते हुए देख रहा है। दलावर ने उसके बाजू बैठते हुए बहुत ही मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा। तो लाड़े को उसकी शक्ल देखकर पहले तो हंसी आ गई, मगर जब उसकी बातों पर ध्यान दिया तो प्लेट सोफे पर रखती वो गुस्से से कमर पर हाथ रखे लड़ने को तैयार खड़ी थी। ये तुमने नदीदी किसे कहा? लाड़ेब ने आंखें दिखाते हुए घूर कर कहा। तुम्हें क्यों, तुम्हारे अलावा भी कोई कमरे में है क्या? दिलावर ने पहले तो उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिर एक्टिंग करते हुए सर खुजाते हुए कमरे में इधर उधर देखने लगा कि आया कोई और भी तो कमरे में मौजूद नहीं। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, और दूसरी बात, मैं उन कमजोर और डरपोक लड़कियों में से नहीं हूँ जो बिला वजह तुमसे डर कर खाना पीना छोड़कर बाद में तुम्हारे कदमों में बैठ जाए। तुम्हें तो याद होगा ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं आग हूँ, मुझसे दूर रहो वरना जल जाओगे। तो देख लो, तुम्हारे ही घर में बगैर डरे बहादुरी से खड़ी हूँ। लाडेम ने उसके चेहरे पर फातिहा पर नजर डालकर बहुत ही इत्मीनान से अपनी बात मुकम्मल की और आराम से हाथ झाड़ने लगी। ये तो मानना पड़ेगा कि तुम बहुत बहादुर हो। मैंने यूं ही थोड़ी तुम्हारा नाम मोहतरमा बहादुर साहिबा रखा था। वैसे ये तो तुम दूसरी बात थी, पहली बात पर भी अमल करके दिखा दो। दलावा ने जोमैनी अंदाज में उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे लगाते हुए गंभीर लहजे में कहा। तभी लाडेब की अचानक नजर उसकी बोलती हुई आंखों की तरफ उठी तो पलटना भूल गई। उन नीली कांच सी आंखों में क्या कुछ नहीं था। मोहब्बत से ठाटे मारता हुआ एक समंदर उसकी आंखों में मौजूद था। कुछ पल तो उसे देखते हुए लाड़ेब को डर लगने लगी कि कहीं वो उसमें डूब ही ना जाए। लाड़ेब ने फौरन से बेशतर अपनी नजरें हटाई और अपने दर दर धड़कते दिल पर काबू पाते खुश्क होते हुए होंठों पर जुबान फेरते हुए अटक अटक कर कहा, कौन सी बात? मुझे देखने वाली बात देख लो जाने दिलावर। दिलावर ने अपनी गिफ्ट को और मजबूत करते हुए कहा तो लाड़ेब ने छटपटाते हुए उसके सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, लाड़ेब उसके शहर से आज़ाद होते हुए जोर से बोली। जालिम लड़की, अभी तो छोड़ देता हूँ, मगर दिलावर ने उसके कानों पर अपने लब रखते हुए बोझल लहजे में कहा और जुमला अधूरा छोड़कर उसे भी अपनी गिफ्ट से आज़ाद कर दिया। लाड़ेब तरफ पर भागती हुई कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करती लंबी लंबी सांसें लेने लगी। फिर अपने कानों को छूने लगी जहां अभी भी दिलावर शाह की होंठों का लम्स बाकी था। ये मुझे क्या हो रहा था? क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि उसके कुर्बत से हारने लगी? वो अपने दिल पर हाथ रख के खुदकलामी करने लगी। नहीं, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ और मेरे दिल में उस घटिया इंसान के लिए कभी कोई जगह नहीं बन सकती। लाडेब ने खुद से ही कहते हुए सर झटका और बेड पर जाकर सोने के लिए लेट गई। दलावशा उसके कमरे में जाने के बाद किचन में गया और देखा तो बिरयानी के 2 डिब्बे थे। इनमें थोड़ी बिरयानी बची थी और दूसरी वैसे ही पैक पड़ी थी। ओ, तो मोहतरमा ने अपने शोहर के भी पेट का ख्याल रखा था, दिलावर ने हंसते हुए सोचा और प्लेट में बिरयानी निकालकर उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां थोड़ी देर पहले लाड़ेब बैठी थी। खाने से फारग होकर वह बेडरूम में गया तो लाड़ेब को बेखबर सोता पाया। उसकी आधी चादर बेड से नीचे झूल रही थी और आधी उसने ओढ़ रखी थी। कुछ आवारा लेटे उसके खूबसूरत चेहरे का बोसा ले रही थी। गुलाबी पंखड़ी जैसे लब जो हमेशा हरकत करते रहते थे इस वक्त बेहरकत थे। टकर टकर करती उसकी हैजल ग्रीन आंखें पूरी तरह से बंद थी। उसका नाजुक सा एक हाथ पैर पर रखा था तो दूसरा हाथ बेड पर बाजू में पड़ा था। वो धीरे से उसके बाजू करवट होकर लेट गया। मेरी महबूबा, मेरी जान, इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब तुम मुझसे दूर रहने का सोच कर ही तरफ उठोगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपना आप भूल जाओगी। दिलावर ने मोहब्बत पाश नजरों से उसके सरापे पर नजर डालते हुए धीरे से सरगोशी की और उसके सभी पेशानी पर प्यार बड़ा बोसा दिया, जिससे खसमसाते हुए लाड़ेब ने करवट ली। उसी तरह उसके बाजू में सो गई।